गुड मॉर्निंग सभी छात्र। आज हम दीपावली के बाद आज हमारा जो लेक्चर है, क्योंकि सोमवार की भैया दूज थी, तो आज जो लेक्चर हमारा आईपीआर डे है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा कोर्स है IPR 311, ठीक। और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक। तो आज हम बात करते हैं टॉपिक पे कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ और कब इसको लॉन्च किया गया, ठीक। तो सबसे पहले जो बात है कि मैंने आपको बताया था 5 जून 1901 में, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 लागू किया गया था 2002 में, तब ये 5 जून 1992 में इसको स्थापित किया गया था उस प्रणाली में, जो राय डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें हमारी जो कम्युनिटी थी सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन के बाद 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 29 दिसंबर को। तो आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून को हमारे देश में। तो इसलिए आपको ये एक तो क्वेश्चन आपका ये 100% क्वेश्चन तैयार है। दूसरी बात, जैव विविधता पर कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए अब बात आई कि अब इसको प्रभावी कैसे किया जाए, मतलब इसको प्रभाव में कैसे लाया जाए। ये हमारे जो नेचुरली जो भी हमारी जरूरत है, विविधता है, उसमें इसकी क्या भूमिका, क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया कि फिर एक सम्मेलन किया। और उस सम्मेलन में एक संसद द्वारा 2002 में इसको फिर लागू किया गया। इसमें कुछ मॉडिफाई चेंज करके 2002 में इसके जो प्रभावी बनाने के लिए तरीके और अपनाए गए। उसके बाद इन्फोर्समेंट मतलब कि प्रवर्तन, 15 अप्रैल 2004 में इसमें फिर और जोड़ा गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये तो हमारे हुए इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक्ट अधिनियम, जो कब 5 जून 29 दिसंबर और 16 अप्रैल, और उसके बाद मैंने बताया 2002 में इसको लागू कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। अब उसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ BD एक्ट 2002। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रदान करने के लिए, मतलब जैव विविधता उसको संरक्षण प्रदान करना है। क्या करना है? कि उसकी रक्षा करना है। दूसरा पॉइंट, इसके घटकों को स्थायी बनाना है। जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनको क्या करना है कि स्थायी रूप देना है।
तो तीसरा पॉइंट हमारा संसाधन, जो हमारी जैव विविधता को सहायता करने वाले जितने भी इम्प्लीमेंट, संसाधन, इक्विपमेंट्स, उन सभी का भी हमें संरक्षण करना और उनका उचित यूज करना और व्यवसाय मतलब कि न्याय संगत कार्यों में जुटाना या लगाना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है कि आनुवांशिक संसाधनों, जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपनी जो विविधता है उसमें किस प्रकार से चीज में ला सकते हैं, जेनेटिक करेक्टर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, कितने हाइब्रिड तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि हम अपनी वनस्पतियों को, अपने जितने इन्वायरमेंट है हमारे, उनमें किस प्रकार से, जैसे कि आप देखें जैव विविधता का मतलब कि हमारा पूरा संपूर्ण वातावरण, पूरा जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, जितना भी हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसमें क्या चेंजमेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पशुधन है, तो जो हम एक नई ब्रीड तैयार करते हैं, या बीज है, या कोई भी चीज हो, जैसे कि अगर मौसम की जानकारी हो, तो ये सारी चीजें क्या, एक तकनीकी की टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, तो उसका भी हमें संरक्षण करना होगा। तो ये हमारे उद्देश्य रहे। उसके बाद बात करते हैं, और हम, ये तो उद्देश्य की बात हो गई, अब बात करते हैं कि साइलेंट फ्यूचर क्या होते हैं इसके। साइलेंट फ्यूचर, तो साइलेंट फीचर का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं, अब मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, तो पहली है सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन, मतलब कि प्लानिंग, जो योजना है जो सरकार ने बनाई है, ठीक, उसमें स्थानीय स्वशासन को शामिल करना। मतलब कि अपने, जैसे कि हमने अपने राज्य में क्या व्यवस्था बनाई है, उसको कैसे संचालन करना है, अपने जो हमारा जो वातावरण है, हमारे जो एरिया है, उसको हम किस प्रकार से फॉलो या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है। दूसरा, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए हर स्तर पर क्या करना, स्वदेशी लोगों को शामिल करना। मतलब कि इंटर रिलेटेड कॉन्टेक्ट, मतलब कि इस एरिया से और उस एरिया से जोड़ना और अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, मतलब उसकी सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हुआ हमारा मुख्य उद्देश्य। पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण का भी प्रावधान हमारी जो परंपरा में आ रहा है। मान लीजिए कि अगर हम अपने वातावरण को बचाना है, तो जितना भी है इनर एक्स्ट्रा मटेरियल है, स्ट्रा है, बीट स्ट्रा है, पैडी स्ट्रा है, इनको हम खेतों में नहीं जलाना चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। और हमारा वातावरण शुद्ध करने के लिए उन्हें नए नए तरीकों के से एडवाइस करना, जिससे कि वो अपनी उस एक्स्ट्रा पैडी मटेरियल को या जो भी मटेरियल्स है उसको अपने खेत में जुटाकर अपनी भूमि का उपयोगी तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं। नेक्स्ट, उन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए अनियमितता है जो जैव विविधता के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात आ गई कि उन क्षेत्रों के लिए जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें लगता है कि यहां से हमें अधिक कुछ प्राप्त हो सकता है, वस्तु प्राप्त हो सकती है, तो वो चीज को भी हमें ध्यान रखना। तो ये तो हमारे साइलेंट फीचर हो गए कि ये चीजें हमारे इसके अंतर्गत आती हैं। अब अथॉरिटी आ जाती है। उसके बाद हेडिंग हमारी क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अंडर एक्ट, मतलब इसके अंडर द एक्ट का। तो पहली अथॉरिटी हमारी क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अथॉरिटी। दूसरा, स्टेट
बायो डाइवर्सिटी बोर्ड। तीसरा मतलब कि इसे ए बी पॉइंट कह सकते हैं, बी पॉइंट से कह सकते हैं और सी पॉइंट से कह सकते हैं। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी तो ये हमारी 3 अथॉरिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। ये नेशनल लेवल पे है, परंतु राज्य लेवल पे भी इसको हम कार्य ले सकते हैं। ये स्टेट लेवल पर है, तो ये स्टेट लेवल का भी सारा देखरेख करता है। और स्टेट लेवल जैसे राज्य सरकार राज्य जैव विविधता बोर्ड भी स्थापित कर सकता है, मतलब कि स्टेट भी अपना एक जैव विविधता बोर्ड को स्थापित कर सकता है, उसके पास भी अथॉरिटी है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय जैविक संरक्षण स्थायी उपयोग और प्रलेखन के लिए अपने क्षेत्र के भीतर भी एक क्या कर सकता है, जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित कर सकता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए, 3 अथॉरिटी है। तो आपको याद होनी चाहिए कि ये 3 अथॉरिटी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बात करते हैं हम उसके बाद एसएसएस एंड बेनिफिट शेयरिंग। देखो अब इसकी बात आती है तो ये हमारा क्या करता है कि इसमें प्रवेश और लाभ साझा करना, मतलब कि इसमें अंतर्गत हम कैसे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं और इसमें अपने लाभों को कैसे साझा कर सकते हैं, साझाकरण कर सकते हैं। तो साझाकरण करने के लिए अब हमारे पॉइंट्स है जैसे कि नॉन इंडियन, मतलब कि नॉन इंडियन, पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसमें, नॉन इंडियन। दूसरा हमारा इन्वॉल्व कौन हो सकता है, NRI। और तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, फोरिजन। ठीक है, फोरिजन, FOREIGN, फोरिजन एंटिटी, मतलब कि ये भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या करना होगा। तो उनका शेयरिंग कर सकते हैं बेनिफिट। हम नॉन गैर भारतीय, NRI या फ्रोजन विदेश, मतलब कि हम अपने जैव विविधता को सुधारने के लिए अपने जो हमारा एक बहुत बड़ा होल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देश विदेश से भी अपना कांटेक्ट रखते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी है संगठित कमेटी है, संगठन है हमारा, जो हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 को मजबूत करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए आपको, और इसमें सारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बेनिफिट शेयरिंग करते हैं, तो वो भी आपको लिखने भी हैं। तो आज इतना मैं आपको बता देता हूं कि आप सोचते हो कि हमें अदर बुक्स मिल जाए पढ़ने के लिए, उससे हम पढ़ लेंगे, परंतु आपको मैंने जितना आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए संभव था वो सारा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया।